गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। जान लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 21 सितंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। आज ही के दिन 1857 में बहादुर शाह द्वितीय ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। कब? आज ही के दिन 21 सितंबर के दिन किया था। 1885 में नीदरलैंड के लोगों ने चुनावों में मतदान के अधिकार के लिए प्रदर्शन किया था। आज ही के दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हुआ था कि भाई वहाँ के जो नागरिक हैं उनको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए नीदरलैंड में। 1928 में आज ही के दिन से माय वीकली रीडर मैगजीन की शुरुआत हुई थी। 1942 में नाजियों ने यूक्रेन डोनेट्स्की में 2588 यहूदियों की हत्या कर दी थी। 1942 में बोइंग बी-29 सुपर फोर्ट्रेस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट नेताओं ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी की घोषणा की थी, जो कि अब चीन की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 1964 में माल्टा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। आज ही के दिन 1964 में माल्टा जो है ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। चलिए जान लेते हैं विश्व शांति दिवस के बारे में, जो कि 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श माना जाता है। विश्व शांति दिवस मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1982 से शुरू होकर, तो हमको काम की चीज क्या मिल गई यहाँ पे, 1982 से ये चालू हुआ था। 1982 से 2001 तक यह सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता था। लेकिन वर्ष 2002 से चेंज हो गया यहाँ पे, क्या इसके लिए 21 सितंबर का दिन घोषित कर दिया गया 2002 से। शांति का संदेश दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत और खेल जगत की विश्वविख्यात हस्तियों को शांति दूत भी नियुक्त करके रखा हुआ है। तो यही होता है, आपने देखा होगा कि हम सुनते हैं ना बार बार कि यूनेस्को ने या विश्व हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, ये यूनेस्को हो गया और हमारा जो और भी जो संगठन है, ये क्या करते हैं, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कुछ एम्बेसडर को नियुक्त करते हैं। तो वो क्या था, वो यही था। संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या करता है, कुछ कला से संबंधित, साहित्य से संबंधित या फिर किसी खिलाड़ी को एम्बेसडर बनाते हैं। तो यही कहलाता है क्या, विश्व शांति दिवस के लिए या विश्व शांति के लिए हस्तियों को शांति दूत नियुक्त करना। अब और जान लेते हैं इसके बारे में जानकारी। भारत और विश्व शांति की बात कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व में शांति और अमन स्थापित करने के लिए 5 मूल मंत्र दिए थे। उन्हें पंचशील के सिद्धांत भी कहा जाता है। यह पंचसूत्र, जिसे पंचशील भी कहते हैं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 सिद्धांत हैं। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। कहने का मतलब ये कि एक देश दूसरे देश की जो भी प्रादेशिक अखंडता है, मतलब उसके बारे में, कंट्री के बारे में, उस देश के बारे में किसी प्रकार का कुछ गलत नहीं बोलना, उनके लोगों का सम्मान करना, उनके देश की जो संविधान है और उनकी जो सभ्यता है उनका सम्मान करना। दूसरा, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण कार्यवाही ना करना। हम जबरदस्ती किसी के साथ लड़ेंगे नहीं, जबरदस्ती किसी के साथ आक्रमण की कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हम शांति बनाए रखेंगे। एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, किसी भी देश के अंदर क्या हो रहा है उसके आंतरिक विषय हैं वो, और वह उससे खुद निपट सकता है। हमें उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंट में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में धारा 370 अलग हुई, तो पाकिस्तान और चीन
चीन ने तो यूनेस्को में भी, मतलब संगठन में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी ये मुद्दा उठाया था। भाई आपको हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है ये हमारा आंतरिक विषय है, इसमें आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या करता है, यही तो लड़ाइयाँ बढ़ाता है। आक्रमण की कार्रवाई झगड़े बढ़ाने के यही है, किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, सभी को समान लाभ देना, सभी में समानता रखना, यह हमारा नियम होना चाहिए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। माना जाता है अगर विश्व उपरोक्त 5 बिंदुओं पर अमल कर ले तो हर तरफ चैन और अमन का ही वास होगा। चलिए अब जान लेते हैं 20 सितंबर के बारे में भी, क्योंकि कल के दिन संडे था और संडे को हमारी क्लास होती नहीं है, इसलिए 20 सितंबर के बारे में जान लेते हैं। तो 20 सितंबर के दिन दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक शाह जी का निधन हुआ था। तृतीय 1933 में सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाली अंग्रेज महिला एनी बेसेंट का निधन हुआ था। तो काम की चीज़ क्या थी कि एनी बेसेंट अंग्रेजी महिला थी और वह हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ी थी। इनका निधन कब हुआ था? 1933 में हुआ था। 1948 में भारतीय फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट लेखक महेश भट्ट का जन्म हुआ था। 1970 में रूबी प्रोब ने चांद की सतह से कुछ चट्टानें इकट्ठी की थी। तो प्रोब क्या है यहाँ पे? रूबी प्रोब एक मिशन था जो चांद पे गया था। तो वहां से क्या है, उनने कुछ इकट्ठी चीजें की थी, चट्टानें इकट्ठी की थी। मनुष्य नहीं गया था, उनने यहाँ पे कुछ रॉकेट भेजे थे, वहां पे जाके सैटेलाइट उतरे थे, वहां से कुछ रोवर्स वहां पे उठा के लेके आए कुछ चट्टान, उनके बारे में स्टडी फिर कर रहे हैं ये। तो ये उनने कब किया था? 1970 में। 1973 में दुनिया के मशहूर बैटल ऑफ सक्सेस में बिली जीन किंग ने जीत दर्ज की थी। 1984 में लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित अमेरिकी दूतावास पर आत्मघाती हमला किया गया था। 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 50वां अधिवेशन हुआ था। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने करंट अफेयर्स पर। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के निर्देश दिए? कितना प्रतिशत उन्होंने बढ़ा दिया? 49% से बढ़ा के। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहें हमारी, क्योंकि रेगुलर क्लास चल रही है। ज्योग्राफी की क्लास जो है हमारी सोनिका मैडम जी ले रही हैं, और बाकी रेलवे की क्लासेस भी हमारी जल्दी ही चालू होने वाली है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर इसके आपको आंसर्स आते हैं क्वेश्चंस के तो आप कमेंट में देते चलिए। तो इसका आंसर है 74%। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको DPIIT ने बोला जाता है, ने बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार को रक्षा क्षेत्र में 74% FDI की सूचना जारी की। भाई अब रक्षा क्षेत्र में भी यहाँ पे 74%, यहाँ पे भी FDI कर दिया। अब रक्षा क्षेत्र में भी विदेशी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे भारत के लोग जो हैं कम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बाहर से मदद ले रहे हैं। यही है हमारा आत्मनिर्भर भारत। जो कैंपेन चल रहा है ना, उसका मतलब यही है भाई, हम भारत के जो उद्योगपति हैं, भारत के जो लोग हैं वो कम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम विदेशी लोगों को FDI के लिए बुला रहे हैं। किसमें? रक्षा क्षेत्र में। ठीक है। DPIIT ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी। नए नियम के अनुसार विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकती हैं, और इससे ज़्यादा के लिए सरकार को मंजूरी लेनी होगी। पूरा दे दो ना भाई। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है आपके पास, भारत, फ्रांस, बेल्जियम या फिर जापान। फीफा की रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान किया?
चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए मुझे क्या रहने वाला है। फीफा रैंकिंग, आंसर है बेल्जियम। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस सूची में फ्रांस और ब्राजील क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड चौथे नंबर पर है तथा पुर्तगाल 5वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा। मौजूदा यूरोपीय और यूएएफ नेशंस लीग चैंपियन पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गया। विश्व कप मेजबान कतर की रैंकिंग 55 नंबर है। तो इस बार विश्व कप का जो मेजबानी है वो कतर करने वाला है, उसकी रैंकिंग 55 है। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास शर्वरी दत्ता, रितु बेरी, रितु कुमार या फिर मसाबा गुप्ता। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलिए इसका आंसर है शर्वरी दत्ता। सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर शर्वरी दत्ता का कोलकाता स्थित अपने आवास पर निधन हो गया। वह 63 वर्ष की थीं। बंगाली भाषा के कवि अजित दत्ता की बेटी शर्वरी दत्ता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। शर्वरी दत्ता ने बाद में अपना खुद का ब्रांड शून्य बनाया, जिसकी कई दुकानें कोलकाता में भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, रूस या फिर भारत। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है भारत। विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक जिसको बोला जाता है में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। साथ ही साथ मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को भी शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stack ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है आपका सुरेश रैना, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या फिर कपिल देव। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stack ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? चलिए इसका आंसर है सुरेश रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stack ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों में देखा जाएगा। वहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9stack को बढ़ावा देने के लिए प्रचार भी करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद भी करेंगे। वे बाएं हाथ के मध्यम बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज भी हैं। वे घरेलू क्रिकेट के सभी रूपों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं और इंडिया प्रीमियर लीग, जिसको आईपीएल बोलते हैं, में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया? आपको बताना है किस देश ने चीन के साथ कपास, कॉटन बोलते हैं जिसको, बाल संबंधी उत्पाद, कंप्यूटर के जो कंप्यूटर घटक हो गए या फिर बोल सकते हैं इसको कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो गई, या फिर कुछ अन्य वस्तुओं के साथ में 8 प्रकार की चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है।
चलिए इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में चीन के जिंगियान प्रांत से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्तुओं सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने कहा, उत्पादों का उत्पादन जबरन श्रम फोर्स लेबर का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया गया कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को कमजोर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 17 सितंबर, 12 मार्च या फिर 18 अप्रैल। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर है 17 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी, प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट सेफ्टी। ये हमारा क्या है? 2020 का विषय है। विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मई 2019 में की गई थी। चलिए हमको यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई कि भाई 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 2019 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO भी बोलते हैं, ने साल 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, राजस्थान, बिहार या फिर झारखंड। 12 परियोजनाओं का, रेल से संबंधित 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चलिए इसका आंसर है बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया उसमें किउल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित एक इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। कोसी रेल महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बनाया गया? ऑप्शन है आपके पास रूस, बांग्लादेश, चीन या फिर भारत। जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बनाया गया है किस देश को हाल ही में? चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर है भारत। भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। विदेशी मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता, जिसको जेद्दा संशोधन भी कहा जाता है, कि वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। DCOCZ जिसको बोलते हैं, हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का समूह है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन है आपके पास चीन, भूटान, नेपाल या फिर भारत। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला की स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? चलिए इसका आंसर है भारत।
भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की महिला नीति आयोग का सदस्य चुना गया है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल की। वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का एक नया सदस्य बन गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश चुनाव रेस में शामिल थे। चलिए, ये तो था हमारा करंट अफेयर्स के क्विज। अब हम जान लेते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही हमारे क्विज बनते हैं। व्यस्त स्टेशनों पर यूजर फी वसूलेगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेल जल्द ही विमानों की किराए की तर्ज पर पुनर्विकसित और अत्यधिक व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से किराए में यूजर चार्ज वसूलना शुरू करेगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने 17 सितंबर 2020 को कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में राजस्व जुटाने के लिए निर्णय किया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में राजस्व जुटाने के लिए यह निर्णय किया गया है। इसके प्रभाव में आने के बाद यह पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा। देश भर में रेलवे के 7,000 स्टेशनों में से 10 से 15% स्टेशनों पर ही यात्रियों से यूजर फीस लिया जाएगा। उन्होंने कहा 700 से 750 रेलवे स्टेशन ही ऐसे होंगे जहां आने वाले सालों में भीड़ बढ़ेगी। रेलवे ने कहा कि ये चार्ज सिर्फ विकसित स्टेशनों पर ही वसूला जाएंगे। रेलवे ने कहा यूजर चार्ज वसूलने का काम धीरे धीरे शुरू होगा। साथ ही साथ अब और कुछ जानकारी देख लेते हैं इसी में। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने कहा, हम रेल यात्रियों से बहुत मामूली यूजर फीस वसूलेंगे। हम इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे और यह बताएंगे कि किन स्टेशनों पर यूजर चार्ज चुकाना पड़ेगा। जब किसी स्टेशन का रीडेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो यूजर फीस उस एजेंसी को चला जाएगा जिसने स्टेशन को विकसित किया है। इसके बाद रेलवे यूजर फीस के माध्यम से यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर फोकस करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा यूजर फीस के रूप में वसूले जाने वाला शुल्क जो है वो मामूली होगा और यह देश के 7,000 रेलवे स्टेशन में से लगभग 10 से 15% रेलवे स्टेशन पर ही लागू होगा। उन्होंने कहा यूजर चार्ज केवल उन्हीं स्टेशनों पर वसूला जाएगा जहां अगले 5 साल में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। इस दायरे में करीब 10 से 15% स्टेशन ही आएंगे। ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 818 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। केंद्र सरकार ने शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए ऑनलाइन लर्निंग शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 818 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह कहा कि ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के लिए 267 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। कितने? 267। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेट योजना के तहत सरकारी संस्थानों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया है। छात्रों के लिए विभिन्न पहले जैसी दीक्षा मंत्र, पीएम ई विद्या, मनोदर्पण और परीक्षा के लिए सिलेबस की ई टेक्स्ट बुक का सुव्यवस्थीकरण भी शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वयं प्रभा पहल के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए शैक्षणिक सामग्री को कवर करने के लिए 24 शैक्षणिक टीवी चैनल उपलब्ध करवा रहा है। राज्यसभा में एक प्रश्न उत्तर देते हुए रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि नियमित डिग्री कार्यक्रमों में ऑनलाइन सामग्री को 20 से बढ़ाकर 40% तक की कर दिया गया। चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है हमारे पास। टाटा समूह ने लार्सन एंड टुब्रो को हराकर जीता नया संसद भवन बनाने का ठेका। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी ने 16 सितंबर 2020 को नए संसद भवन निर्माण के लिए वित्तीय बोलियां खोली थी। नई संसद का भवन निर्माण केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक हिस्सा है।
टाटा प्रोजेक्ट्स ने सबसे कम बोली 861.90 करोड़ रुपए लगाई थी, जबकि लार्सन एंड टुब्रो की बोली 864 करोड़ रुपए थी। नए संसद भवन के लिए यह ठेका मार्च में प्रदान किया गया था, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण इसे विलंबित किया गया था। नए संसद भवन का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक हिस्सा है। भाई वैसे ही हमारे पास बहुत पैसा कम है, स्थिति हमारी खराब चल रही है, अर्थव्यवस्था हमारी नीचे जा रही है, रुपया हमारा लगातार गिर रहा है, उसके बाद भी हम अनावश्यक पैसा खर्च कर रहे हैं, संसद भवन बना रहे हैं और फिर भी हम बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। वैसे भी जरूरत नहीं थी संसद भवन नया बनाने की, क्योंकि पुराने से भी काम चल रहा है। आप छोटे छोटे खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप कोई भी सरकारी विभाग जो है वो इस बार ग्रीटिंग नहीं छपवाएगा, कैलेंडर नहीं प्रिंट होंगे। ये छोटे छोटे खर्च आप बचा रहे हो, पर ये 861 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? चलिए, केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन के निर्माण की पेशकश की गई है, जो मौजूदा संसद भवन के करीब है। इस प्रस्तावित नए संसद भवन में संयुक्त संसद सदन के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के कुल 1224 सदस्य बैठ सकेंगे। इस प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत भी 10 प्रशासनिक भवनों में सभी 51 मंत्रालयों को एक साथ रखने के लिए एक सामान्य सचिवालय भवन की पेशकश की गई है। इसके अलावा इस परियोजना में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को संग्रहालय में बदला और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का विकास शामिल भी है, जो राजपथ को इंडिया गेट से जोड़ता है। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।